अब बात करते हैं हम अपने नेक्स्ट टॉपिक कॉन्टिन्यूस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन के। मीन्स अब हमारा चार्ज किसी पॉइंट की फॉर्म में न प्रेजेंट होकर एक सिस्टम की फॉर्म में होगा, रिंग के ऊपर चार्ज होगा और हम करेंगे एक स्फीयर के लिए। तो इसमें सबसे पहले हम ये देखेंगे कि जब भी कॉन्टिन्यूस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन हमें पढ़ना पड़े तो उस कंडीशन के लिए, जैसे हमें रिंग दे दी, एक स्फीयर दे दिया, अगर हम उस सिस्टम के लिए इलेक्ट्रिकल फील्ड इजीली कैलकुलेट कर सकते हैं, यानी इलेक्ट्रिकल फील्ड का फॉर्मूला बहुत ज़्यादा इजी है, तो हम इस फॉर्मूले को यूज़ करके उसकी स्टडी करेंगे। अगर हम इलेक्ट्रिकल फील्ड का फॉर्मूला हमारे लिए टफ पड़ता है, यानी उसकी कैलकुलेशन अगर इंटीग्रल फॉर्म में जाएंगे तो और ज़्यादा टफ हो जाएगी, तो हम वह यूज़ न करके एक छोटा सा एलिमेंट लेंगे। क्योंकि कॉन्टिन्यूस स्टडी जब भी की जाती है तो हम उसकी डिफरेंशियल स्टडी करते हैं, एक छोटा सा एलिमेंट लेके उसका इफेक्ट कैलकुलेट करते हैं और फिर उसको इंटीग्रेट कर देते हैं और हमारे पास टोटल रिजल्ट आ जाता है। तो इसमें हमें दो बातों का ध्यान रखना है। पहली बात तो ये कि अगर फॉर्मूला ऑफ E is tough, देन तब हम क्या यूज करेंगे, उस केस के अंदर हम क्या यूज करेंगे कि उसका इंटीग्रेशन कर देंगे, छोटा सा एलिमेंट लेके, dv एलिमेंट लेके उसका इंटीग्रेशन कर देंगे और हमारे पास नेट पोटेंशियल की वैल्यू आ जाएगी कि v की वैल्यू dv का इंटीग्रेशन हो जाएगा। और सेकंड हमारा है कि इफ फॉर्मूला ऑफ E is easy, देन v की वैल्यू जो हमारी होगी उस फॉर्मूले से निकालेंगे कि माइनस का इंटीग्रेशन कर देंगे इनफाइनाइट से r के लिए। अगर पोटेंशियल डिफरेंस निकाल रहे हैं तो a से b वाली लिमिट पुट हो जाएगी E डॉट dr, ये चीज़ लेके। ये दो हमें बातें ध्यान में रखनी है। पहली बात तो ये कि E का फॉर्मूला अगर इजी है तो इसी मेथड से सबसे आसानी से सोल्व होगी वो डेरिवेशन। अगर वह फॉर्मूला हमारे लिए टफ पड़ता है तो टफ फॉर्मूले के लिए हम एक छोटा सा एलिमेंट मान के उसका छोटा सा पोटेंशियल इफेक्ट निकाल लेंगे, फिर उसका इंटीग्रेशन कर देंगे, हमारे पास नेट रिजल्ट आ जाएगा। जैसे सबसे पहले रिंग का केस करते हैं। फर्स्ट केस हमारा रिंग का है। रिंग की एक्सिस पे x डिस्टेंस पे, जैसे इसका वो सेंटर है, एक पॉइंट P है, इसकी एक्सिस पे x डिस्टेंस पे एक पॉइंट P और इसके ऊपर चार्ज नेट चार्ज किया हुआ है और हमें पूछ लिया जाएगा कि V एट P क्या होगा। तो उस केस के लिए हम निकालते आए हैं कि रिंग के लिए एक्सिस के ऊपर E की वैल्यू भी निकालते आए हैं, बट खुद देखो वो फॉर्मूला हमारे लिए डिफ़िकल्ट था ना, तो हम उस फॉर्मूले में नहीं जाएंगे। हम क्या करेंगे, एक छोटा सा एलिमेंट लेंगे dq का एलिमेंट और इसकी रेडियस मानो a है। तो dq वाले एलिमेंट के कारण यहाँ पर पोटेंशियल कितना होगा। अब डायरेक्शन का कोई रोल नहीं है हमारा, क्योंकि पोटेंशियल एक स्केलर क्वांटिटी है, तो हम डायरेक्ट इसकी वैल्यू लिखेंगे कि dv की वैल्यू कितनी आएगी। dv की वैल्यू आएगी, k तो कांस्टेंट होता ही है, इनटू यह चार्ज कितना है हमारा, dq चार्ज है तो dq आ गया, डिवाइडेड बाय यह डिस्टेंस कितनी है हमारी, रूट ऑफ a स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर है, तो डिस्टेंस हमारी a स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर होगी। तो v की वैल्यू कितनी आएगी, v आएगा हमारा इंटीग्रेशन ऑफ dv, और इंटीग्रेशन ऑफ dv का मतलब k कांस्टेंट बाहर आ जाएगा, रूट ऑफ a स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर भी कांस्टेंट है, इंटीग्रेशन बचेगा dq का, और dq का इंटीग्रेशन यानी टोटल dq कितना हो सकता है इस रिंग के लिए, नेट चार्ज q के बराबर हो सकता है। तो v की वैल्यू आ जाएगी q डिवाइडेड बाय रूट ऑफ a स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर के बराबर आ जाएगी। आपको लग रहा होगा कि ये तो सर बिल्कुल ईजी है, हम इंटीग्रेशन की फॉर्म में क्यों चल रहे हैं, क्योंकि एक छोटा सा एलिमेंट dq लिया, उसका इंटीग्रेशन डायरेक्ट हमारे पास आ गया, क्यों आ गया, एक बिल्कुल सिंपल सी कैलकुलेशन हो गई। बट कई बार सिचुएशन हमारी इतनी हार्ड होती है, जैसे इंसुलेटिंग स्फीयर की बात कर ली जाए, तो इंसुलेटिंग स्फीयर के लिए हम v की वैल्यू फाइंड करते ही रह जाएंगे, थोड़ी लिमिट हमारे लिए टफ पड़ती है छोटे से एलिमेंट के लिए। तब हम उस केस के अंदर इलेक्ट्रिकल फील्ड ही कैलकुलेट कर लेते हैं और हमारे पास रिजल्ट आ जाता है डायरेक्टली, वहाँ पर हमें वो ईजी पड़ेगा। अगर हम
ई हमारा इजी नहीं है, जैसे इसके लिए ई इजी नहीं था तो ये स्टडी हमारे लिए इजी पड़ेगी। दोनों का अपनी अपनी जगह अपना अपना रोल है। अब इसके सेंटर की बात करूं, जैसे स्पेशल नोट में कुछ पॉइंट लिखेंगे रिंग के लिए। एट सेंटर, सेंटर की अगर बात की जाए तो सेंटर के लिए x की वैल्यू कितनी होगी, 0 होगी। यहाँ पर x की वैल्यू 0 पुट कर देंगे इस फॉर्मूले के अंदर, तो रिजल्ट कितना आएगा, v इज इक्वल टू के क्यू डिवाइडेड बाय उसकी रेडियस a आ जाएगा, क्योंकि हर चार्ज उससे a डिस्टेंस पे ही होगा, तो हमारा के क्यू डिवाइडेड बाय a आ जाएगा। सेकंड केस, अगर हाफ रिंग हो तो हाफ रिंग के कारण हमारा इलेक्ट्रिकल फील्ड हमने कैलकुलेट नहीं किया था, क्योंकि वह एक एडवांस की स्टडी हो जाती है, हमारे जेईई मेंस और नीट की स्टडी नहीं है। आप नेट से अगर आप चाहो तो नेट पे या विकिपीडिया वगैरह पे सर्च करके वो डेरिवेशन भी पढ़ सकते हो, थोड़ा टफ भी रहेगा हमारे लिए। हम अपनी नीट के लिए वो डेरिवेशन यूज़ नहीं करते। जैसे इसके अंदर हाफ रिंग ही हो, हमारे पास हाफ रिंग है और हाफ रिंग के ऊपर टोटल चार्ज भी हमारा क्यू है, और फिर इससे हम x डिस्टेंस पे निकालना चाहिए, x डिस्टेंस पे निकालना चाहिए। इसका मैं साइड व्यू बनाऊं तो साइड व्यू इस टाइप से बन जाएगा। इसका हाफ रिंग है हमारी, पूरी नहीं है, और इसके सेंटर से x डिस्टेंस पे अगर हम पोटेंशियल निकालेंगे तो भी हमारा के क्यू डिवाइडेड बाय एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर का रूट ही आएगा, क्योंकि हर पॉइंट उससे इतनी डिस्टेंस पे है और टोटल चार्ज हमारा क्यू ही है। तो हाफ रिंग हो चाहे फुल रिंग हो, हमारा रिजल्ट यही रहता है। तो रिंग पे जो हमारे न्यूमेरिकल्स बनते हैं, एक न्यूमेरिकल जैसे वो हमारी थ्योरी शीट के अंदर भी दिया गया है कि इसकी रेडियस r है, ये बड़ी रिंग मानो आप, इसकी रेडियस 2r है, एक की रेडियस r है और एक की रेडियस 2r है। इसके ऊपर टोटल चार्ज हमारा 4q है और इस पे चार्ज हमारा सिंपल q है। तो a और b फाइंड va माइनस vb, पोटेंशियल डिफरेंस बताओ कितना होगा। आपके लिए क्वेश्चन आप थ्योरी शीट से देखकर इस टाइप का क्वेश्चन हल भी कर सकते हो। हिंट मैं आपको बता देता हूँ, नेक्स्ट क्लास में हम इस चीज़ को सॉल्व कर लेंगे। हिंट आपकी ये है कि ए पॉइंट के ऊपर 2 के पोटेंशियल डिफरेंस है, 2 के पोटेंशियल है। एक तो इस खुद की रिंग के कारण, पहली रिंग के कारण हमारा यहाँ पर पोटेंशियल होगा, एक इस रिंग की एक्सिस के ऊपर अगर हम ये डिस्टेंस हमें सपोज एक्स दे रखी है, इस x डिस्टेंस के ऊपर एक्सिस के ऊपर इस फॉर्मूले से जो हम निकालते हैं वह पोटेंशियल होगा। यानी इस पॉइंट के लिए 2 पोटेंशियल होंगे, सेम टू सेम 2 पोटेंशियल इस पॉइंट के लिए होंगे, एक तो इस रिंग के कारण और एक इस रिंग की एक्सिस के कारण। तो 2 पोटेंशियल ये 2 पोटेंशियल ये, दोनों को सम करके आपस में सब्सट्रैक्ट करना है, हमारे पास हमारा पोटेंशियल डिफरेंस आ जाएगा दोनों पॉइंट्स का। अब बात करेंगे हम स्फीयर की। सबसे पहले बात होगी कंडक्टिंग स्फीयर। कंडक्टिंग स्फीयर में हमने सबसे पहले होलो स्फीयर पढ़ा था। कंडक्टिंग स्फीयर में हमने सबसे पहले होलो स्फीयर पढ़ा था। जैसे एक होलो स्फीयर हुआ, इसमें हम 2 पॉइंट्स पे वैल्यू निकालते थे कि सेंटर से एक तो इनसाइड वाले पॉइंट पे, एक आउटसाइड वाले पॉइंट पे। जैसे सबसे पहला केस करते हैं इनसाइड। इनसाइड ई कितना है हमारा, 0 है ना। इलेक्ट्रिकल फील्ड इस कंडक्टिंग स्फीयर के अंदर क्या होता है, 0 होता है। इसकी रेडियस मानो कैपिटल R, और हमें इनसाइड का मतलब ई आर इज लेस देन कैपिटल R, तो ई हमारा 0 है, तो V किसके बराबर होगा। 0 का इंटीग्रेशन क्या होता है, कांस्टेंट, क्योंकि कोई भी एक फंक्शन होता है उसका इंटीग्रेशन करते हैं तो प्लस एक सी तो लगाते ही है ना। जो चीज़ खत्म हो गया उसका इंटीग्रेशन हम कांस्टेंट ही मान के चलते हैं। तो हमारी v की वैल्यू क्या आ जाएगी,
कांस्टेंट आ जाएगी। और वह कांस्टेंट किसके बराबर होगा? वह कांस्टेंट इसकी सरफेस के ऊपर जो हमारा पोटेंशियल होगा उसी के बराबर होगा। एक बहुत अच्छी बात है, बहुत इंपॉर्टेंट बात है। एक बार आप सिर्फ इतना ध्यान में रखो कि v की वैल्यू कांस्टेंट होती है, कितनी होगी वो भी एक बार आउटसाइड वाला पॉइंट कर लेते हैं और बाद में पता लगा लेंगे। सेकंड पॉइंट है हमारा आउटसाइड। आउटसाइड का मतलब r इज ग्रेटर देन इक्वल टू कैपिटल R। तो बाहर वाले पॉइंट के लिए इलेक्ट्रिकल फील्ड कितना होगा हमारा? बाहर वाले पॉइंट के लिए इलेक्ट्रिकल फील्ड होगा हमारा कि उसका चार्ज, इसका चार्ज क्यों मानो आप, डिवाइडेड बाय उसकी डिस्टेंस का स्क्वायर इनटू dr, और इनफाइनाइट से उस पॉइंट की डिस्टेंस यानी इनफाइनाइट से स्मॉल r की डिस्टेंस, माइनस का k क्यों तो बाहर आ गया, आर स्क्वायर का इंटीग्रेशन माइनस का 1/r आएगा और हमारी लिमिट इनफाइनाइट से r आ जाएगी, तो माइनस से तो माइनस कैंसिल हो गया, 1/r माइनस 1/इनफाइनाइट करेंगे तो 1/r ही आएगा ना, तो k क्यू डिवाइडेड बाय r हमारा आंसर आएगा। यानी इनसाइड तो कांस्टेंट होगा, आउटसाइड कितना होगा? k क्यू डिवाइडेड बाय r होगा। एट सरफेस स्मॉल r की वैल्यू कैपिटल R के बराबर होगी, तो v की वैल्यू कितनी हो जाएगी? v की वैल्यू हो जाएगी r इज इक्वल टू कैपिटल R के ऊपर k क्यू डिवाइडेड बाय कैपिटल R होगी। और यही वैल्यू हमारी इनसाइड होती है होलोस्फीयर के, यानी होलोस्फीयर के अंदर इलेक्ट्रिकल फील्ड नहीं होता लेकिन पोटेंशियल की वैल्यू कांस्टेंट होती है, जिसकी वैल्यू k क्यू डिवाइडेड बाय कैपिटल R के बराबर होगी। यानी यह कांस्टेंट हमारा k क्यू डिवाइडेड बाय कैपिटल R होगा। याद रखनी है हमें ये बात। कई बार क्वेश्चन ये पूछ लिया जाता है क्या ये कंडीशन पॉसिबल है कि इलेक्ट्रिकल फील्ड नहीं है और वहां पर पोटेंशियल भी जीरो है? ये कंडीशन मस्ट पूछ ली जाएगी, तो जरूरी नहीं है क्योंकि होलो कंडक्टिंग स्फीयर के अंदर इलेक्ट्रिकल फील्ड नहीं होता, बट पोटेंशियल की वैल्यू तो होती है ना कांस्टेंट k क्यू डिवाइडेड बाय कैपिटल R होती है। तो ये हमारा होलोस्फीयर का केस था। होलोस्फीयर के अंदर हमारा पोटेंशियल k क्यू बाय R होगा और बाहर k क्यू बाय स्मॉल r होगा। तो इसका अगर ग्राफ बनाना चाहिए V और R के बीच, तो स्टार्टिंग में तो कांस्टेंट चल रही है ना होलो में, तो कांस्टेंट चल रही है बात। जब R की वैल्यू कैपिटल R के बराबर होगी उस टाइम तक V की वैल्यू किसके बराबर होगी? k क्यू डिवाइडेड बाय कैपिटल R के बराबर होगी। और बाद में इन्वर्स हो जाती है ना डिस्टेंस के, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होगी। यहाँ पे तो कांस्टेंट है, यहाँ पर v इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू r है, तो ये इसका ग्राफ होगा। अगर कंडक्टिंग स्फीयर हो, होलो की जगह सॉलिड हो, यानी बी पॉइंट हमारा क्या है? सॉलिड स्फीयर हो, और इनसाइड की बात करें तो सॉलिड स्फीयर के अंदर भी तो यही केस होता है ना। कोई भी इनसाइड का अगर R पॉइंट लूं तो इलेक्ट्रिकल फील्ड क्या होता है? जीरो होता है। तो इलेक्ट्रिकल फील्ड जीरो, तो इनसाइड के अंदर V की वैल्यू कांस्टेंट होगी जो कि सरफेस के बराबर होगी। बाहर की वैल्यू लूंगा तो k क्यू बाय R स्क्वायर होगी, सेम टू सेम डेरिवेशन चलेगी, सेम रिजल्ट आएगा और सेम हमारा यही फंडा होगा। तो सॉलिड स्फीयर और होलो स्फीयर के लिए हमारा कंडक्टिंग स्फीयर के दो केस सॉलिड और होलो दोनों के अंदर V की वैल्यू हमारी सेम ही चलती है इसके अंदर, क्योंकि चार्ज हमारा सरफेस पे ही रहता है। जैसे इलेक्ट्रिकल फील्ड भी सेम था तो यहाँ पर हमारा V की वैल्यू भी सेम ही रहेगी। सेकंड केस है हमारा, जैसे रिंग कर ली, सेकंड केस कंडक्टिंग स्फीयर कर लिया। अब थर्ड केस कर रहे हैं हम नॉन कंडक्टिंग स्फीयर का। नॉन कंडक्टिंग स्फीयर का पहला केस होलो।
अब होलोस्फीयर की मैं डेरिवेशन नहीं करूँगा क्योंकि जो फर्स्ट डेरिवेशन थी वही उसके बी पार्ट के लिए थी और वही डेरिवेशन इसके ए पार्ट के लिए, क्योंकि होलो के अंदर भी तो चार्ज जीरो होता है, इलेक्ट्रिकल फील्ड हमारा जीरो होगा। जीरो इलेक्ट्रिकल फील्ड के लिए कांस्टेंट वैल्यू होगी, कांस्टेंट के लिए KQ बाई कैपिटल R होगा। आउटसाइड वाले की वही डेरिवेशन, वही रिजल्ट और वही ग्राफ। यानी ये ग्राफ हमारा किस किस के लिए है? कंडक्टिंग हो, कंडक्टिंग चाहे होलो हो चाहे सॉलिड हो। और नॉन कंडक्टिंग की बात की जाएगी, नॉन कंडक्टिंग में सिर्फ यह केस होलो नॉन कंडक्टिंग स्फीयर के कारण होता है। मीन्स इन तीन चीज़ों की डेरिवेशन चाहे हम इलेक्ट्रिकल फील्ड में करें चाहे हम पोटेंशियल में करें, तीनों के लिए डेरिवेशन भी सेम होती है, रिजल्ट भी सेम होते हैं, ग्राफ भी सेम होते हैं हमारे। अब हम डायरेक्टली बात करेंगे कि नॉन कंडक्टिंग सॉलिड स्फीयर के केस में क्या होता है। इसका बी पार्ट सॉलिड, जैसे एक स्फीयर दे दिया हमें, सेंटर पॉइंट इसका O और इसकी रेडियस कैपिटल R। सबसे फर्स्ट कैलकुलेशन हम यही करते हैं कि इनसाइड पॉइंट यानी R की वैल्यू लेस देन R हो तो क्या होगी। तो हम यही करेंगे कि इलेक्ट्रिकल फील्ड यानी V की वैल्यू जो होगी हमारा माइनस ऑफ इंटीग्रेशन इलेक्ट्रिकल फील्ड इनटू dr, और इनफाइनाइट से हम R डिस्टेंस पे आएंगे। अब यहाँ पर एक छोटी सी बात समझने लायक ये है कि हम इनफाइनाइट से R डिस्टेंस पे आ रहे हैं, यानी इनसाइड वाले पॉइंट इस P पॉइंट की बात कर रहे हैं जो कि R डिस्टेंस पे है इससे, और हम कहाँ से आ रहे हैं? इनफाइनाइट से P पॉइंट पे आ रहे हैं। तो खुद सोच के देखो, इनफाइनाइट से यहाँ तक आएंगे तो हमें E की वैल्यू तो सेम, मतलब कि फॉर्मूले के हिसाब से तो सेम ही मिलती है ना, KQ बाई R स्क्वायर। बट जैसे इस बाउंड्री को हम क्रॉस करेंगे तो E का फॉर्मूला चेंज हो जाता है, क्योंकि इनफाइनाइट से सरफेस तक तो E की वैल्यू रहती है KQ डिवाइडेड बाय R स्क्वायर। जब सरफेस से अंदर आ जाते हैं, ये तो केस है कि इनफाइनाइट से अगर मैं सरफेस तक आता हूँ, अगर मैं सरफेस से अंदर आऊँ, मैं इस P पॉइंट पे आऊँ, तो इलेक्ट्रिकल फील्ड की वैल्यू जो होगी वह E इज इक्वल टू KQ डिवाइडेड बाय रेडियस का क्यूब इंटू R। दो अलग अलग हो जाएंगी ना, तो दोनों अलग अलग फॉर्मूले हैं, तो हम लिमिट भी अलग अलग लगाएंगे कि इनफाइनाइट से कैपिटल R तक हम अलग लिमिट रखेंगे, कैपिटल R से अंदर वाले R तक हम अलग लिमिट रखेंगे। यानी यह हमें दो पार्ट में सॉल्व करना पड़ेगा। पहला पार्ट ये होगा कि हम इनफाइनाइट से कैपिटल R आ रहे हैं, उस केस के लिए इलेक्ट्रिकल फील्ड की वैल्यू होगी हमारी KQ डिवाइडेड बाय R स्क्वायर डॉट dr। दूसरा केस होगा, माइनस है तो डायरेक्ट माइनस ही कर देते हैं हम यहाँ पर भी, या फिर माइनस को कॉमन रखो आप, कि R से हम स्मॉल r जाएंगे, इनफाइनाइट से तो इस पॉइंट पे सरफेस पे आ गया, अब सरफेस से अंदर स्फीयर में जाएंगे, तो उस केस के लिए इलेक्ट्रिकल फील्ड होगा हमारा KQ डिवाइडेड बाय R क्यूब इंटू R डॉट dr होगा। तो KQ तो हमारा कॉमन है, बाहर ले ही सकते हैं हम, तो यहाँ पर आ जाएगा, माइनस तो कॉमन था ही, KQ बाहर आ गया। यहाँ पर 1/r स्क्वायर का इंटीग्रेशन क्या होता है? 1/r स्क्वायर का इंटीग्रेशन माइनस 1/r होगा, माइनस का 1/r, और लिमिट है हमारी इनफाइनाइट से r तक, प्लस KQ बाय R की पावर 3 हमने कॉमन ले लिया, ये माइनस तो टोटल माइनस था, इसमें से KQ बाहर आया, ये बचा, यहाँ पर KQ बाय R क्यूब बाहर आया, तो हमारा अंदर बचा R, और R का इंटीग्रेशन क्या होगा? R स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2, और इंटीग्रेशन हो जाएगा हमारा कैपिटल R से स्मॉल r। अब हमें लिमिट पुट करनी है, जैसे फर्स्ट करते हैं माइनस वाली ये KQ, और 1/r माइनस माइनस प्लस हो जाएगा ना, 1/इनफाइनाइट तो 0 हो जाएगा, तो यह लिमिट सिर्फ और सिर्फ 1/r बच जाएगी अंदर की लिमिट, प्लस KQ बाय R क्यूब है हमारा, R स्क्वायर बाय 2 बार ही ले लेते हैं, हमारा कांस्टेंट है, तो सबसे पहले हम R लिमिट पुट करेंगे, R स्क्वायर माइनस का R स्क्वायर, ये लिमिट आ गई। अब सिर्फ और सिर्फ अरेंजमेंट की बात है, जैसे माइनस इससे अंदर कॉमन अगर मल्टीप्लाई करें अंदर, तो KQ डिवाइडेड बाय R
माइनस का अगर ये भी माइनस अंदर लेकर जाएं हम के क्यू डिवाइडेड बाय 2r क्यूब, और अंदर क्या रह जाएगा आर स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर, ये रह जाएगा। अगर इसकी भी अंदर मल्टीप्लाई करें तो के क्यू डिवाइडेड बाय आर प्लस के क्यू डिवाइडेड बाय 2r, क्योंकि आर स्क्वायर से एक क्यूब का दो तो कैंसिल हो जाएंगे, सिर्फ एक ही बचेगा, और माइनस का के क्यू डिवाइडेड बाय 2r क्यूब इंटू आर स्क्वायर। तो ये कितना हो जाएगा 1 और हाफ कितना हो गया 3/2 हो गया ना, तो 3/2 के क्यू डिवाइडेड बाय आर माइनस के क्यू डिवाइडेड बाय 2r क्यूब आर स्क्वायर। तो अगर मैं के क्यू बाय 2r क्यूब कॉमन लूँ, यानी के क्यू डिवाइडेड बाय 2r क्यूब कॉमन लें, तो 2r क्यूब कॉमन आया तो अंदर तो 3r स्क्वायर बच गया, यहाँ पर ये टोटल की टोटल सिस्टम बार कॉमन आ गया, तो बचा क्या अंदर r स्क्वायर बच गया। तो ये हमारा इनसाइड इलेक्ट्रिकल फील्ड होता है। ये डेरिवेशन आप v से भी कर सकते हो कि हम एक सरफेस पे जाके एक छोटा सा मतलब कि छोटी सी सरकमफेरेंस मानेंगे, उसका सरफेस एरिया लेंगे, dx मानकर उसकी वॉल्यूम आ जाएगी हमारे पास, फिर छोटे से वॉल्यूम के लिए हम dv निकालेंगे, उसका इंटीग्रेशन करेंगे, तो थोड़ा डिफिकल्ट रहता है। इसमें हमारी प्रोसेस आपको थोड़ी लेंथी ज़रूर लग रही है कि पूरा बोर्ड भर गया, लेकिन खुद सोच के देखो, सिर्फ और सिर्फ इसमें कैलकुलेशन है, कॉन्सेप्ट सिर्फ और सिर्फ ये एक ही है कि हम इनफाइनाइट से आर आएंगे और आर से अंदर जाएंगे पी पॉइंट के ऊपर, तो दोनों अलग अलग इलेक्ट्रिकल फील्ड होते हैं, तो दोनों अलग अलग हमें पुट करने हैं। बाद में तो हमारी सिर्फ कैलकुलेशन ही चल रही है, तो कैलकुलेटिव पार्ट हमारा वहाँ जाकर ख़त्म होता है। तो यानी इनसाइड के केस के अंदर इलेक्ट्रिकल फील्ड हमारा आता है के क्यू डिवाइडेड बाय 2r क्यूब 3r स्क्वायर माइनस r स्क्वायर, ये हमारा इलेक्ट्रिकल फील्ड आएगा। आउटसाइड में जाने से पहले एट सेंटर की बात कर लेते हैं। इसमें एक छोटा सा पॉइंट, एट सेंटर, सेंटर का मतलब आर की वैल्यू 0 होगी ना, तो आर की वैल्यू 0 होगी तो ई एट सेंटर क्या होगा, ई एट ओ के क्यू डिवाइडेड बाय 2r क्यूब और 3r स्क्वायर माइनस का 0 तो 0 ही हो जाएगा, r स्क्वायर है r क्यूब है तो हमारी वैल्यू आ जाएगी के क्यूब बाई 3/2 के क्यूब बाई r आ जाएगी। और ये वैल्यू क्या होती है, सरफेस वाली होती है, यानी सरफेस पे जितना पोटेंशियल होता है उसका 1.5 गुना ज़्यादा पोटेंशियल एक नॉन कंडक्टिंग स्फीयर के सेंटर पे होता है। तो ये बात हमें याद रखनी है, बहुत इंपॉर्टेंट बात है। अब हम हमारे फाइनल पॉइंट की बात करेंगे, आउटसाइड। आउटसाइड हमारी r डिस्टेंस हो, कोई भी पॉइंट r डिस्टेंस पे हो, तो v की वैल्यू जो होगी हमारे, सॉरी ये ई आई नहीं है, वी आई है, हम पोटेंशियल कैलकुलेट कर रहे हैं। v एट इंटरनल पॉइंट, v एट o, v एट o, न कि e। तो v क्या होगा हमारा, इंटीग्रेशन e की वैल्यू होती है हमारी के क्यू डिवाइडेड बाई आर स्क्वायर डी आर, और इनफाइनाइट से हम r जा रहे हैं तो वही सेम टू सेम रिजल्ट आएगा हमारा। रिजल्ट कितना आ जाएगा, के क्यू डिवाइडेड बाई आर, जो कि हमने होलो मतलब कि सॉलिड कंडक्टिंग स्फीयर के केस में भी किया था, वही सेम टू सेम हमारी डेरिवेशन है, वही सेम टू सेम हमारा रिजल्ट आएगा। अगर इन सब बातों को लिखना चाहें, आउटसाइड, अगर आउटसाइड की बात की जाए स्फीयर, चाहे वह हमारा कंडक्टिंग हो, नॉन कंडक्टिंग हो, होलो हो और सॉलिड हो, सबके केस के अंदर v की वैल्यू जो होती है वह होती है के क्यू डिवाइडेड बाय वह डिस्टेंस r होती है। अगर बात इनसाइड की कर दी जाए तो इनसाइड 3 केसों में तो 0 रहता है, फोर्थ केस यानी नॉन कंडक्टिंग का अगर सॉलिड आ गया, इस केस के अंदर हमारा v इनसाइड किस किस केस में 0 रहेगा, कंडक्टिंग होलो हो या फिर सॉलिड हो, और नॉन कंडक्टिंग होलो, इन तीनों के केस में तो हमारा v कितना रहेगा, 0 रहेगा।
बट नॉन कंडक्टिंग हो, नॉन कंडक्टिंग और सॉलिड हो, उस केस में हमारी V की वैल्यू जो आएगी वह वैल्यू इसके बराबर होगी। तो ये हमें सारी की सारी बातें ध्यान में रखना है। आज इसी लेक्चर के साथ आपको 2 DPP दे दी गई है। एक तो हमारी DPP होगी E और V के रिलेशन पे बेस्ड, और दूसरी DPP होगी हमारे स्फीयर पे बेस्ड। स्फीयर के अंदर हमें इन 3 चीज़ों का ध्यान रखना है कि इनसाइड के अंदर हमेशा 0 होता है, और इनसाइड सॉलिड नॉन कंडक्टिंग हो उस केस के अंदर हमारे V की वैल्यू ये होती है, और आउटसाइड के अंदर हर केस में ये होता है। यानी हमें एक और एक ये दो फॉर्मूले याद रखने और हमारी टोटल की टोटल DPP हो जाएगी।